गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पहले वाले वीडियो में यानी पक्सिनिया पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि पक्सिनिया के जीवन चक्र में 5 तरह के बीजाणु का निर्माण होता है। यूडो बीजाणु, टेल्डो बीजाणु, बेसिडो बीजाणु, पिक्टिडियो बीजाणु और एसियो बीजाणु। फर्स्ट टाइप के बीजाणु के बारे में मैंने बता दिया था, यूडो बीजाणु, जिनका निर्माण जो है गेहूं की पत्ती पे होता है। और मैंने ये भी बताया था यूडो बीजाणु जो है वृंत होता है, इनमें एक कोशिका होते हैं, अंडाकार होते हैं और इनकी भित्ति जो है मोटी होती है और 3 परतों में डिवाइडेड होती है। और इनमें कितने जर्मपोर बताए थे? 4। यूडो बीजाणु, ध्यान रखना, 4 जनन छिद्र होते हैं। और यूडो बीजाणु का जो रंग होता है वो भूरे रंग का जो होता है, डार्क लाल रंग का या भूरे रंग का इनका कलर होता है। आपको यह भी बताया था कि यूडो बीजाणु का निर्माण गेहूं की पत्ती पे होता है। यूडो बीजाणु गेहूं की पत्ती से उड़ के जाते हैं और दोबारा नई पत्तियों को, गेहूं की फसल को संकरित करके दोबारा से यूडो बीजाणु का निर्माण करते हैं। बच्चों, ये क्रम, इनको हमने कहा था रिपीटिंग स्पोर्स, किनको? यूडो बीजाणु को। और यूडो बीजाणु से दोबारा उड़ के जाते हैं और दोबारा यूडो बीजाणु का निर्माण होता है उसका गेहूं की फसल पे, इसलिए इन्हें कहा था रिपीटिंग स्पोर्स। और ये प्रक्रिया यानी यूडो बीजाणु से उड़ के जाएंगे, दोबारा से गेहूं की फसल को संक्रमित करेंगे और दोबारा से कवक जाल जब निर्माण करेगा, वो नए कवक जाल वो यूडो बीजाणु का निर्माण करेगा। ये क्रम बच्चों कब तक चलता रहता है? जब तक जो है तापमान में जो है वो वृद्धि नहीं हो जाती। तो धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान या गर्मी तेज होने लगती है या तापमान बढ़ता है, वही कवक जाल जिससे पहले यूडो बीजाणु का निर्माण किया था, अब सेम कवक जाल यूडो बीजाणु का निर्माण नहीं करके सेकंड टाइप के बीजाणु का निर्माण करता है, जिन्हें हम कहते हैं टीलियोडोस्पोर्स या टीलियोस्पोर्स। आप देखिए बच्चों, यहाँ नीचे गोल गोल जो है ये परपोषी पादप यानी गेहूं की कोशिकाएं हैं, उसके बीच में आप देखो सफ़ेद कलर का कवक जाल जो है आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इस कवक जाल में से आप देखो कुछ कवक तंतु जो है ऊपर की तरफ उठ गए हैं और ये जो है जो कवक तंतु ऊपर की तरफ उठ गए हैं उनके ऊपर जो है आप देखो 2 सेल्ड 2 कोशिकाओं से बनी हुई जो है 2 कोशिकाओं से बने हुए बीजाणु आप देखो। और ये जो बीजाणु हैं आपको जो शंक्वाकार के लग रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं टेलिटो बीजाणु। तो जब गर्मी तेज होती है तो जिस माइसीलियम ने पहले यूडो बीजाणु का निर्माण किया था, वही माइसीलियम अब दूसरे टाइप के स्पोर्स का निर्माण करता है, जिन्हें हम कहते हैं टेलिटो बीजाणु या टेलिटोस्पोर्स। शुरू में तो टेलिटोस्पोर्स क्या होता है कि जो है एक ही कवक जाल में दोनों यूडो बीजाणु और टेलिटो बीजाणु दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी तेज हो जाती है केवल टेलिटो बीजाणु जो है हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बीजाणु जो है ग्रुप में होते हैं। इसको हम कहते हैं टेलिटोसोरस। टेलिटो बीजाणु अब आप देख रहे हो, इनकी संरचना देखो स्टूडेंट्स कि ये टेलिटो बीजाणु सवृंत, इनमें वृंत उपस्थित है, द्विकोशिकाएं, आपको लंबी लंबी 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं और ये शंक्वाकार यानी कोरिकल हैं। और इनमें आप देख रहे हो पट है, जो है पट है, और पट जो है संकीर्ण, पट के स्थान पर कुछ संकीर्ण होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है। जो टेलिटो बीजाणु होते हैं 2 सेल्ड होते हैं और इनकी कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है। और इसमें जो है 2 जनन छिद्र यानी जर्मपोर जो होते हैं वो 2 होते हैं। यूडो बीजाणु में आपको कितने बताए थे? 4। और यहाँ ध्यान रखना टेलिटो बीजाणु के अंदर जो है 2 जनन छिद्र देखने को मिलते हैं। ऊपरी कोशिका में जो है जो जनन छिद्र होता है शिखर के समीप, बिल्कुल ऊपर की तरफ शिखर के समीप, और निचली कोशिका में पट के ठीक नीचे जो है ये जनन छिद्र जो है उपस्थित होता है। बीजाणु के प्रति कोशिका आप देखो में भिन्न प्रबोधों के 2 केंद्रक, दोनों कोशिकाओं में जो है 2-2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेलिटो बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं, दोनों केंद्रक
संलयित हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से द्विगुणित प्रवस्था जो है केंद्रक यहाँ पर निर्माण हो जाते हैं। तो ये 2 कोशिका वाले टेलोडो बीजाणु दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको जो एक एक केंद्रक दिखाई दे रहा है वो द्विगुणित केंद्रक है, और ये डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ पे स्थापित हो गई है। और इन टेलोडो बीजाणु, क्योंकि ये बीजाणु काले रंग के होते हैं, ध्यान रखना यूरो बीजाणु टेलोडो बीजाणु में क्या होता है, दोनों में व्रंत उपस्थित होता है। यूरो बीजाणु गोलाकार अंडाकार होते हैं, ये कोनिकल होते हैं। यूरो बीजाणु जो है 1 सेल्ड होते हैं, ये 2 सेल्ड होते हैं। और ये यूरो बीजाणु जो है भूरे रंग के होते हैं, ये डार्क ब्लैक कलर के काले रंग के होते हैं। इसीलिए इस रोग का नाम हमने दिया है ब्लैक स्टेम रस्ट। ध्यान रखिएगा कि इसका नाम जो दिया है इसके जो रोग का नाम दिया गया है उसे हम कहते हैं ब्लैक स्टेम रस्ट। टेलोडो बीजाणु की भित्ति जो मोटी होती है, इसमें जो है काफ़ी टाइम तक ये टेलोडो बीजाणु जो है सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, और सामान्य गेहूं की फसल कट जाती है। ये जब परिपक्व हो जाते हैं, गेहूं की फसल जो है वो कट जाती है, और इनके अंकुरण से पूर्व ही गेहूं की फसल जो है कट जाती है, और ये जो टेलोडो बीजाणु है ये भूसे के साथ चिपके रहते हैं। इसके अतिरिक्त टेलोडो बीजाणु जो है हवा में भी पाए जाते हैं। भूमि में गिरने पर ये काफ़ी समय तक सुप्त अवस्था में रहते हैं। इनके अंकुरण बहुत अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता यानी नमी ज़्यादा चाहिए होती है और कम तापमान पर होता है। अब दिखाया, आप ये डायग्राम देखिए, टेलोडो बीजाणु के अंकुरण का डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम देखिए, ये दिखाया है जर्मिनेशन ऑफ टेरिडोस्पोर। तो टेरिडोस्पोर का जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, वो जो है अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता या नमी ज़्यादा होगी और कम तापमान पे होता है। इनके अंकुरण के लिए किसी परपोषी पादप की आवश्यकता नहीं होती, ये मिट्टी में ही अंकुरित होते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर 2 कोशिका वाला जो है आपको टेलोडो बीजाणु दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको कितने चरण छिद्र बताए थे? 2, एक ऊपर की तरफ और एक पट से जस्ट नीचे। दोनों चरण छिद्रों से 2 जो हैं कवक तंतु निकलते हैं, और ये जो कवक तंतु निकलते हैं इन्हें हम कहते हैं एपीबेसिडियम। क्या कहते हैं? एपीबेसिडियम या प्रोमाइसीलियम। अब जो डिप्लॉयड केंद्रक दोनों कोशिकाओं में होता है वो इन कवक तंतु के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब डिप्लॉयड कवक न्यूक्लियस जब इस कवक तंतु यानी एपीबेसिडियम के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब मियोटिक डिवीजन यहाँ पर होती है, और जिससे 4 केंद्रक का निर्माण होता है। अभी 4 केंद्रक का जब निर्माण हो जाता है तो इस एपीबेसिडियम के अंदर पटीकरण होता है, जिसकी वजह से 4 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं स्टूडेंट्स, 4 कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी। हर एक कोशिका के अंदर जो है एक एक केंद्रक आपको दिखाई देगा। तो इन 4 केंद्रक जो केंद्रक होते हैं, इनमें से हम मान के चलते हैं 2 पॉजिटिव प्रभेद के होते हैं और 2 नेगेटिव प्रभेद के। अब इस 4 कोशिकाओं में से के ऊपर जो है 4 बेसिडो बीजाणु का निर्माण होता है, और पहले क्या होता है, इन कोशिकाओं में से छोटा सा स्टेरिगमाटा या प्रांगुल का निर्माण होता है, और प्रांगुल के ऊपर गोल अंडाकार बीजाणु का निर्माण होता है, और इन बीजाणु को हम कहते हैं बेसिडियो बीजाणु। अब ये जो बेसिडियो बीजाणु हैं ये 4 का निर्माण होता है, 2 पॉजिटिव प्रभेद के होते हैं स्टूडेंट्स और 2 नेगेटिव प्रभेद के। बेसिडियो बीजाणु जो है बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिका के होते हैं, एक केंद्र की होते हैं, और अगुणित यानी हैप्लॉइड कंडीशन होती है। ये वायु द्वारा अपने वैकल्पिक परपोषी यानी बर्बेरिस को संक्रमित करते हैं। बेसिडियो बीजाणु को गेहूं को संक्रमित करने की जो है क्षमता नहीं होती। गेहूं की ये उड़ के जाते हैं, और इनमें जो क्षमता होती है केवल बर्बेरिस के पौधों को संक्रमित करने की। तो बेसिडियो बीजाणु जो है उड़ के जाते हैं और इसके सेकेंडरी होस्ट यानी बर्बेरिस की पत्तियों पे जाके इनका अंकुरण होता है, और चौथे
टाइप के बीजाणु का निर्माण होता है जिन्हें हम कहते हैं पिक्निडियो बीजाणु। अब आप ये पत्ती देख रहे हो, इसमें आप देखो ये ऑरेंज येलो कलर के स्ट्रक्चर हैं। इसमें जो है ऊपरी सतह पर तो जो है पिक्निडियो बीजाणु का निर्माण होता है और निचली सतह पर जो है डोर्सल सतह पर हल्के धब्बों जैसे जो दिखाई देते हैं वो फ्लास्क संरचना। डोर्सल सरफेस पे तो पिक्निडियो बीजाणु का निर्माण होता है और इसकी जो लोअर सरफेस है, जो वेंट्रल सरफेस है, उस पे जो है एसियो बीजाणु का निर्माण होता है। अब आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आपको ऊपर देखो ये फ्लास्क संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो बेसिडियो बीजाणु उड़ के आते हैं। ये जो बच्चों स्ट्रक्चर है ये ट्रांसफर सेक्शन है बर्बेरिस की पत्ती पर। तो बेसिडियो बीजाणु उड़ के आते हैं, बर्बेरिस की पत्ती को संक्रमित करते हैं और कवक जाल का एपिडर्मिस को भेदते हुए नीचे एपिडर्मिस के नीचे जो है कवक जाल का निर्माण करते हैं और वो कवक जाल जो है वो अपने आप को एक फ्लास्क रूपी संरचना में परिवर्तित कर लेता है और ये फ्लास्क रूपी संरचना स्टूडेंट्स कहलाती है पिक्निडियम। तो बेसिडियो बीजाणु पॉजिटिव स्ट्रेन के भी होते हैं और नेगेटिव स्ट्रेन के भी होते हैं। तो अकॉर्डिंगली एक ही पत्ती पर हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के दोनों जो है तरह के कवक जाल का निर्माण हो। तो पॉजिटिव प्रवृत्ति का कवक जाल पॉजिटिव फ्लास्क रूपी संरचना बनाएगा जिसे हम पिक्निडियम कहते हैं या स्पर्मागोनियम कहते हैं, और नेगेटिव प्रभेद का बेसिडियो बीजाणु जो है नेगेटिव प्रभेद का पिक्निडियम बनाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो इस पर बर्बेरिस की पत्ती पर ऊपरी सतह पर आप ये फ्लास्क रूपी संरचना देख रहे हो जिसे हम कहते हैं पिक्निडियम और या स्पर्मोगोनियम। तो अकॉर्डिंगली बेसिडियो बीजाणु पर डिपेंड करता है कि पिक्निडियम पॉजिटिव प्रभेद का है और या नेगेटिव प्रभेद का। एक ही पत्ती पर दोनों प्रकार के पिक्निडियम का निर्माण हो जाता है। और ये जब पिक्निडियम का निर्माण आप देखो, ये पिक्निडियम जो है फ्लास्क रूपी संरचना है। इसमें से नीचे की तरफ आप देखो ये लंबे लंबे कवक तंतु, पतले पतले वाइट कलर के कवक तंतु निकल रहे हैं और ये कवक तंतु जो कहलाते हैं पिक्निडियोफोर्स या स्पर्मेशियोफोर्स। इन कवक तंतुओं द्वारा स्टूडेंट्स जो है स्पर्मेशिया या पिक्निडियो बीजाणु का निर्माण होता है। आप देखो ऊपर लिखा है स्पर्मेशिया और या आप इनको पिक्निडियो बीजाणु कह सकते हो। तो पहली तरह के कवक तंतु हुए जिन्हें हम पिक्निडियोफोर्स कहते हैं या स्पर्मेशियोफोर्स कहते हैं जिनके द्वारा पिक्निडियो बीजाणु का निर्माण होता है। अब ऊपर की तरफ आप देख रहे हो सेकंड टाइप का कवक तंतु जो है रिसेप्टिव हाइफी है। ये जो हाइफी है ये रिसेप्टिव हाई है यानी ग्राही कवक तंतु है। इसके अलावा बच्चों इस चित्र में शो नहीं करा गया, आप अपनी किताबों में देखिएगा कि एक और तरह की हाइफी स्टेराइल हाइफी जो है वो इस फ्लास्क संरचना के मुंह पर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराफाइसिस। तो टोटल पिक्निडियम के अंदर 3 तरह की हाइफी होती हैं। एक तो स्पर्मेशियोफोर्स या पिक्निडियोफोर्स, दूसरा रिसेप्टिव हाइफी जिसे कहते हैं ग्राही कवक तंतु, और तीसरी तरह की यहाँ पर स्टूडेंट्स मेंशन नहीं करा गया है उन्हें कहते हैं हम पैराफाइसिस। अब क्या होता है कि ये रिसेप्टिव हाइफी जिसे हम ग्राही कवक तंतु कहते हैं, तो ये भी मैंने बताया कि जो पिक्निडियम होते हैं ये जो फ्लास्क संरचना है या तो पॉजिटिव प्रभेद की होगी या नेगेटिव प्रभेद की। अब इन पिक्निडियो या स्पर्मेशियोफोर्स से जो है स्पर्मेशिया यानी मेल जो है मेल स्पर्मेशिया मतलब पिक्निडियो बीजाणु, तो और आपको ये दिखाई गई है रेस्टिव हाइफी। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्माटाइजेशन। तो कीटों द्वारा स्पर्मेशिया या पिक्निडियो बीजाणु जो है एक पिक्निडियम से जो है अपोजिट स्ट्रेन के रिसेप्टिव हाइफी को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और रिसेप्टिव हाइफी पे आकर जो पिक्निडियो बीजाणु हैं या स्पर्मेशिया हैं वो रिसेप्टिव हाइफी के टिप पे आके जो है वो अटैच हो जाते हैं।
अब क्या होता है, ये जो स्पर्मेशिया जो है, बहुत सारे स्पर्मेशिया जो हैं पिक्टिडियम का मुंह जिन्हें ऑस्ट्यूल है वो बाहर आ जाते हैं, आपको बताया, और रिसेप्टिव हाइफी के साथ आके स्पर्मेशिया जो हैं अपोजिट स्ट्रेन के वो जो है फ्यूज़ हो जाते हैं। और जब रिसेप्टिव हाइफी से पिक्टिडियल बीजाणु आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इनकी भित्ति जो है बीच की वो नष्ट हो जाती है और स्पर्मेशिया के जो अंतर्वस्तुएं हैं वो रिसेप्टिव हाइफी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और जैसे से केंद्रक नीचे मूव करता है रिसेप्टिव हाइफी से और नीचे की तरफ मूव करता है, वैसे वैसे जो है कवक तंतु की जो कोशिकाएं हैं वो डायकैरियोटिक हो जाती हैं। अब आप देखो कि नीचे की तरफ जो है ये कवक जाल जो है नीचे की तरफ जा रहा है और ये कवक जाल जो है नीचे की तरफ जाके इसने ये कपनुमा संरचना का निर्माण किया है जिसे हम कहते हैं एसीडियम। तो सेम माइसीलियम जो ऊपर था पहले जो है वो मोनोकैरियोटिक था, अब मोनोकैरियोटिक माइसीलियम स्पर्मेटाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे डायकैरियोटाइजेशन होता है और डायकैरियोटिक कंडीशन जो है नीचे की तरफ, यहाँ पे आप दिखाया है, नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे की तरफ जो कवक जाल उसका निर्माण हो जाता है वो कवक जाल जो है डायकैरियोटिक हो जाता है। अब क्या होता है, ये डायकैरियोटिक कवक जाल जो है ये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो पिक्टिडियम का निर्माण हुआ, नीचे की तरफ जो है कपनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं एसिडियल कप। अब आप देखो ये बाहर की एसिडियल कप की जो है इसे हम एसिडियम का कहते हैं और इसकी बाहर की भित्ति जो है मैंने लिखा हुआ, इस पर चार्ट में दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है पेरिडियम। पेरिडियम के अंदर देखो चेन में, श्रृंखला में एसिडियो बीजाणु का निर्माण हुआ है। आप देखो बहुत सारी चेन संरचना है जिन्हें हम कहते हैं एसिडियो बीजाणु। एसिडियो बीजाणु जो है बिल्कुल श्रृंखला में, चेन, जैसे आपने एल्ब्यूमा में पढ़ा था कोनिडिया चेन में होते हैं, इसी प्रकार जो है ये पेरिडियम के एसिडियल कप के अंदर एसिडियो बीजाणु आपको चेन में दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए ये एक चेन दिखाई दी है एसिडियो बीजाणु की। तो एसिडियो बीजाणु जो है कोनिडिया आपको बताया था गोल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो एसिडियो बीजाणु होते हैं ये हेक्सागोनल होते हैं। आपको देखो हेक्सागोनल दिखाई दे रहे हैं और ये जो है चेन में होते हैं। एक एसिडियो बीजाणु, दो एसिडियो बीजाणु के बीच में एक जिलेटिन युक्त संरचना होती है और ये जो जिलेटिनस पैड होता है ये हेल्प करता है डिस्पर्सल में। तो आप देखो ये चेन जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये एसिडियो बीजाणु की है और एक एसिडियो बीजाणु के बीच के अंदर जो है आपको जिलेटिन युक्त संरचना होती है जिसे हम कहते हैं इंटरकैलरी डिस्क, जो डिस्पर्सल में या प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं। तो एसिडियो बीजाणु के अंदर हर एक एसिडियो बीजाणु के अंदर दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डायकैरियोटिक माइसीलियम था, डायकैरियोटिक माइसीलियम में जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो डायकैरियन उनमें होगा, यानी दो केंद्रक उपस्थित होंगे। तो एसिडियो बीजाणु श्रृंखला में चेन में निर्माण होते हैं और हेक्सागोनल होते हैं। प्रत्येक एसिडियो बीजाणु के अंदर दो केंद्रक उपस्थित होते हैं और दो एसिडियो बीजाणु के अंदर जो बीच के अंदर जो संरचना होती है जिलेटिन युक्त संरचना, उसे हम कहते हैं इंटरकैलरी डिस्क। और ये जो गोल्डन येलो कलर का जो है एसिडियल कप होता है, इसके अंदर आप देखो चेन में आपको एसिडियो बीजाणु दिखाई दे रहे हैं। अब जब बहुत सारे एसिडियो बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो ये जो पेरिडियम है इसकी जो भित्ति है वो नीचे वो फट जाती है और एसिडियो बीजाणु जो है बाहर आ जाते हैं और जो ये एसिडियल कप है ये घंटे की समान, बिल्कुल जैसे घंटा होता है नीचे लटकता हुआ, तो बेरबेरिस की पत्ती पे नीचे घंटे की समान आप माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे तो घंटे के समान लटकता हुआ दिखाई देता है। तो ये एसिडियो बीजाणु जिसमें निर्माण हो जाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। अब आपको बता दिया कि एसिडियो बीजाणु जब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये डायकैरियोटिक कंडीशन, इसमें दो केंद्रक होते हैं, एसिडियो बीजाणु उड़ के जाते हैं और मार्च के महीने में दोबारा से प्राइमरी होस्ट यानी गेहूं के
पौधों को संक्रमित करके वहाँ पे नए कवक जाल का निर्माण करते हैं, जिससे और उस नए कवक जाल से दोबारा से यूरोप बीजाणु का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको बताया कि 5 तरह के बीजाणु, जिसमें फर्स्ट बताया है यूडो बीजाणु, सेकंड टेल्डो बीजाणु, तीसरा बेसिडो बीजाणु, चौथा पिक्निडो बीजाणु जो बर्बेरिस की पत्ती पे ऊपर की तरफ बनते हैं, और 5वां लास्ट बताए एस्टो बीजाणु जो बर्बेरिस की पत्ती पर नीचे की तरफ बनते हैं और जो डाइकैरियोटिक होते हैं। और एस्टो बीजाणु जो है उनमें बर्बेरिस की पत्तियों को संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती। ये प्राइमरी होस्ट यानी गेहूं को जाके गेहूं की फसल को संक्रमित करके दोबारा से नई लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमने कंप्लीट किया कि पक्सिनिया की लाइफ साइकिल पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में। थर्ड पार्ट में मैं आपको PDF शेयर करूँगी डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप के रस्ट का, कि क्या होता है ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट और ऑरेंज रस्ट, इसमें कितनी बार डिफरेंस आ जाता है, तो इसकी PDF शेयर करूँगी। इसके साथ ही एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं कि भारत में ये जो है इस रोग से यानी ब्लैक स्टेम रस्ट से जो पक्सिनिया द्वारा होती है, हर साल करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यदि अपनी गवर्नमेंट इतना कंट्रोल मेजर्स अपनाती है, फिर भी ये रोग जो है ये जड़ से ख़त्म नहीं होता। इसका क्या कारण है? तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एनुअल रिकरेंस ऑफ वीट रस्ट इन इंडिया, यानी भारतवर्ष में गेहूं के कीट रोग का वार्षिक प्रत्यावर्तन। थैंक यू।